गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 3 सादगी की मूरत पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। हम लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी गिनती सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में होती है। उन्हें आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता है। महादेवी जी की रचना यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत आदि उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। अब हम लोग पाठ की ओर आते हैं। यह सादगी की मूरत या संस्मरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात एवं उनकी सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लिखा गया है। मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। प्लेटफॉर्म पर एक और बेंच पर देहाती वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे जो सज्जन विराजमान थे, उनकी ओर मेरी दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं, मुझे उनके अभिवादन का ध्यान पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों में ना कोई रेखा जुड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटना या जोड़ना संभव नहीं होता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि मैं उस समय की बात है जब मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी और शीतावकाश मतलब जाड़े की छुट्टी में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः हम जो है स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर देहाती वेशभूषा में कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन विराजमान थे और उनकी ओर मेरी दृष्टि जाकर लौट आई। महादेवी जी कहती है कि प्लेटफॉर्म में जब मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, तब एक बेंच पर देहाती वेशभूषा में मतलब साधारण वेशभूषा में कुछ नागरिक जनों से व्यक्तित्वों से घिरे हुए एक सज्जन विराजमान थे, जिसकी ओर मैं देखकर और अनदेखा कर गई। लेकिन बाद में मेरे भाई से जानने के उपरांत पता चला कि वह सज्जन राजेंद्र बाबू हैं और मैं उनका अभिवादन जल्दी से की। यहाँ पर कहती है कि पहली दृष्टि में जो आकृति स्मृति मतलब याद, अंकित, चिन्हित करना, उनकी याद जो चिन्हित मेरे मन में बस गई थी, वर्षों तक उस रेखा से जुड़ी है और ना कोई रंग भरा है। यहाँ पर महादेवी वर्मा बतलाती है कि मेरी पहली मुलाकात में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि मेरे मन में बस गई थी और उसको मैं कभी भूल ना सकी। और यह सत्य ही है कि जो सच्चे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, उनके विषय में कुछ विशेष बातें जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उसके विषय में हम कुछ अलग बातें नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आगे का पैराग्राफ देखेंगे। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि की ओर और भी उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर वाला भाग
बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का भाग बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, पर एक मोजा जूते पर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चलता था, ना रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक गई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते कपड़े पहन आए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में अटका रह गया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो उन्हें पहले कहीं देखा हो। अनेक व्यक्तित्वों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत इस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छवि थी। अतः उन्हें देखने वाले को किसी न किसी आकृति की व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, वहीं उनके सामान्य व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करती है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो है, इस पाठ में महादेवी वर्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सादगी के विषय में बतलाती है। हम लोग इस पाठ अध्ययन करने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले के जरादई में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय थे। संस्कृत और फारसी भाषा दोनों के विद्वान थे। उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हुई। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर इन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ। जैसा कि पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी ने बतलाया है कि सहज सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कहने का तात्पर्य है राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। वे चेहरे मोहरे से भी बेहद सहज और सामान्य ही नजर आते थे। कई बार उनकी सादगी देखकर ये लगता ही नहीं था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले सज्जन पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने 1946 ईस्वी में अपनी आत्मकथा के अलावा और कई पुस्तकें भी लिखी। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एवं चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र आदि कई रचनाएं शामिल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण राजेंद्र बाबू या देश रत्न के नाम से भी बुलाए जाते थे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों को
ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, भाई से कहाँ मिलने की बात थी? भाई से पटना में मिलने की बात थी। जूतों के रूप रंग का पता क्यों नहीं चल रहा था? जूतों पर मिट्टी की परत जमा होने के कारण उनके रंग रूप का पता नहीं चल रहा था। राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन कैसा था? राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह था। लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का अवसर कब मिला? लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकट संपर्क में आने का अवसर सन 1935 में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन में शिलान्यास के समय प्रयाग में मिला। लघु प्रश्न को देखेंगे। लेखिका शीतवकाश में अपने घर कहाँ जा रही थी? लेखिका शीतवकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। लेखिका को किसे देखकर अभिवादन का ध्यान आया? लेखिका को भाई से यह जानने के उपरांत कि स्टेशन पर बैठे उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं, उनके अभिवादन का ध्यान आया। संगम तट पर किसकी पलटन राजेंद्र बाबू की पत्नी को घेर लेती थी? संगम तट पर कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी। प्रयाग से कौन सी चीज़ 1 दर्जन लाने का आदेश लेखिका को मिला था? प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश लेखिका को मिला था। आप लोग ये होमवर्क है, अपनी कॉपी में लिख लेंगे।